हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमें ये एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, जिसमें इस एक्सरसाइज में जो है वो काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि इसमें प्रूफ करना होता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। लेकिन आज के बाद से डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, आप बस लास्ट तक वॉच कीजिए इस वीडियो को और पूरा कॉन्सेंट्रेट करके स्थिर दिमाग से आप इसको देखिए। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न कहता है कि √5 को हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन हम उसे सिद्ध कैसे करेंगे, बात ये आ जाती है। तो हम उसको उल्टा मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और अगर हम परिमेय संख्या प्रूफ करने में असफल हो जाएंगे तो ये जो √5 है ये ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब बच्चे आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या जो होता है ये p/q के फॉर्म का होता है। ठीक है, p/q के फॉर्म का। तो यहाँ पे हम p/q नहीं लेंगे, हम a/b लेंगे ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। तो √5 इज इक्वल टू a/b, हम कह सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि मैंने √5 को एक परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्या a/b के फॉर्म का होता है, जहां पे a और b एक पूर्णांक है। ठीक है, और सहअभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो सहअभाज्य संख्या ध्यान से जरा देखेंगे। सहअभाज्य संख्या संख्याओं के वैसे पेयर को कहा जाता है जिसमें एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 3 और 5, 3 और 5 एक सहअभाज्य पेयर है, यानी कि सहअभाज्य जोड़ा है, सहअभाज्य संख्या है। जैसे आप देखेंगे 3 का फैक्टर 1 इंटू 3, 5 का फैक्टर 1 इंटू 5। इन दोनों के फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है। और ये जो यहाँ पे a/b देख रहे हैं आप, इसमें ये जो ये a/b है, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे दोनों ही पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर होगा तो 5 होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, ये होगा a² डिवाइडेड बाय b²। क्लियर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल होगा, 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, यानी b² इज इक्वल टू a² बाय 5। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a² जो है, a² को a डिवाइड कर रहा है, a² को 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, यानी कि a² का एक 5 जो है
ये गुणनखंड होगा, ठीक है। ए स्क्वायर का 5 क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे अर्थात नीचे आपको दिख रहा है ना, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए ए का भी एक गुणनखंड 5 होगा। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। जगह थोड़ा कम है, ठीक है। ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है और एक का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये चीज आपको और डिटेल से मैं क्लियर कराऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का एक फैक्टर है 2। 16 के फैक्टर में 2 जरूर आएगा और 4 के फैक्टर में भी 2 आएगा। अगर हम 16 का गुणनखंड करेंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और 4 का गुणनखंड करेंगे तब भी हमें 2 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ए स्क्वायर का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 5 प्राप्त होगा और ए का गुणनखंड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। ये एक फॉर्मेट बन गया। बाकी मैंने यहाँ पे आपको इस चीज का मीनिंग समझाया है, ठीक है। बच्चे आप यहाँ जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें ए का मान माना कि ए इज इक्वल टू 5n है। एन कोई भी कांस्टेंट टर्म है ना, कोई भी पूर्णांक है। आप के मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप मान सकते हैं। मान लेंगे कि a इज इक्वल टू 5n है, ठीक है। जहां a n कोई पूर्णांक है, जहां n कोई पूर्णांक है, ठीक है। पीछे यहाँ पे आप जरा देखिए कि √5 मैंने क्या माना था, √5 इज इक्वल टू a बाय बी, यानी कि जहां पे a है ना वहां पे हमको पुट करना है 5n, क्योंकि a इज इक्वल टू मैंने 5n माना है, तो 5n बाय बी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्षों का वर्ग करने पर बच्चे आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5n का स्क्वायर डिवाइड बाय बी, इसका होल स्क्वायर। यानी ये आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 25n स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर। दिख रहा है ना आपको, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 5 से 25, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से अगर आप n स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर बाय 5, ठीक है। पहले बच्चे यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। कहीं में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5 आ गया है, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है और बी का भी एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है,
मुझे यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे कि बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। बच्चे देखिए जगह थोड़ा कम पड़ गया है। बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। इसमें बी का भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः स्टेटमेंट आप ये लिखेंगे, ये जरूरी है, ए और बी का एक गुणनखंड 5 है। आप यहाँ नीचे लिखेंगे यह विरोधाभास। देखिए यह विरोधाभास का मतलब क्या है, अगर ए और बी को मैंने यहाँ पे सहअभाज्य संख्या माना है, तो ए और बी का जो गुणनखंड है उसमें उसके गुणनखंड में एक के अलावा कोई अतिरिक्त कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक के अलावा अतिरिक्त कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया है 5 आ गया है, यानी कि हमारा मानना ही गलत हो गया। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे यह विरोधाभास, यह कल्पना, हमारी कल्पना लिखिए, आप लिखिए कि हमारी कल्पना गलत साबित हुई, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बच्चे लास्ट का जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप अच्छे से सजा के अगर कॉपी में लिखते हैं एग्जाम में, तो एक नंबर भी कटने का कोई चांस नहीं है। एक नंबर का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे क्लियर समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।